हेलो गाइस, वेलकम टू वीआस वंस अगेन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। और वो जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, यानी कि रेजिस्टेंस जो है आपका वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जब हमने ओम्स लॉ पढ़ा था तो वहां पर हमारे पास एक कांस्टेंट आया था जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में अगर हम बताएं तो इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, जो हमें इंट्रोडक्टरी पार्ट जहाँ पे हमें पता लगा था कि ये होता क्या है, वो कहाँ से आया था? ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ में हमारे पास क्या था कि V प्रोपोर्शनल होता है I के, यानी कि वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, और वो कांस्टेंट यहाँ पर क्या था? रेजिस्टेंस R। इसको हम रेजिस्टेंस बोलते थे। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये थी क्या? रेजिस्टेंस अपने आप में एक प्रॉपर्टी है, किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी, जिसमें वो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट को अपोज करे। यानी कि रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है किसी सब्सटेंस की जो नहीं चाहती कि उसके अंदर से करंट फ्लो हो। वो चाहती है कि जितना कम से कम करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा सही है। तो रेजिस्टेंस बेसिकली इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, यहां से इसको जो डिनोट करते हैं ऑब्वियसली कैपिटल आर से करते हैं। यहां से इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा आर इक्वल्स वी ओवर आई, यानी कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। यहीं से देखिए, यहीं पे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, बहुत को पता भी होगा बहुत को नहीं भी पता होगा। आप जब किसी भी चीज की एसआई यूनिट निकालते हैं तो वो उसके फॉर्मूले से ही आ जाती है। ठीक है, जैसे सिंपल यहाँ पे देखिए, हमें आर की रेजिस्टेंस की जो है एसआई यूनिट निकालनी है। हमें पता है ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वोल्ट। तो वोल्ट लिख दिया। और नीचे क्या है? आई। आई का ऐसा यूनिट क्या होता है? करंट। सॉरी, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। तो हम क्या लिख देंगे? ए एम पी ई आई। तो वोल्ट पर यूनिट एम्पियर इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि हम लिख सकते हैं ऐसा यूनिट ऑफ आर जो होता है वो क्या होता है? वोल्ट पर एम्पियर। और इस वोल्ट पर एम्पियर को आप एक और नाम से जानते हो, उसको बोला जाता है ओम। क्या कहते हैं उसको? ओम। ओम का अपना एक सिंबल होता है ऐसा। तो बेसिकली वोल्ट पर एम्पियर बहुत कम यूज किया जाता है। जो रेजिस्टेंस के लिए ऐसा यूनिट यूज की जाती है वो होती है आपकी ओम। ठीक है, उसके बाद इतना आई होप समझ आ गया हो आपको। ये ओवरऑल रेजिस्टेंस के लिए एक छोटा सा ब्रीफ था कि कैसे आप रेजिस्टेंस के बारे में बता सकते हो किसी को भी क्या होता है और क्या नहीं होता। अब बात आती है इसके जिसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं, फैक्टर्स की। रेजिस्टेंस किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? ठीक है, तो ओवरऑल 4 फैक्टर हैं आपके रेजिस्टेंस के जिन पर डिपेंड करता है, जिनमें से 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 टॉपिक जो है इनके, 2 फैक्टर जो है इनके वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 और भी हैं, वो चलेंगे, अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेंगे, लेकिन लिखना पड़ेगा ऑब्वियस सी बात है अगर सारे आते हैं तो। बट अगर नहीं भी लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स नहीं कटेंगे। ओवरऑल हम बात करते हैं फैक्टर्स की। सबसे पहला फैक्टर जो आपके पास आता है वो होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अच्छा देखिए, लेंथ ऑफ द कंडक्टर से क्या कनेक्शन है रेजिस्टेंस का? एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास एक वायर है जिसका लेंथ है फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर्स, और दूसरी वायर है जिसका लेंथ है 5 मीटर। अब वायर कोई सी भी हो, सबके अंदर रेजिस्टेंस होता है, किसी में ज्यादा होता है किसी में कम होता है, लेकिन किसी भी वायर में रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को रोकना। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं कि रेजिस्टेंस 4 बॉडीगार्ड्स हैं और करंट जो है वो भीड़ है जिसको भागना है गेट के पास। तो होगा क्या, अगर ये और वो बॉडीगार्ड जो है वो वायर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ इसके अंदर बैठे हुए हैं वो, और वो भीड़ यहां से आएगी। वो भीड़ क्या है? करंट। अब वो भीड़ यहां से आएगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, भीड़ जल्दी से किसके अंदर से क्रॉस कर जाएगी? जिसकी लेंथ कम होगी। और अगर भीड़ फटाफट से आके क्रॉस करके चली गई, यानी कि करंट अगर पास हो गया, तो क्या बॉडीगार्ड रोक पाएंगे जल्दी से उनको?
नहीं रोक पाएंगे। मतलब रेजिस्टेंस जो है वो करंट को नहीं अपोज कर पाएगी अगर उसकी लेंथ जो है, कंडक्टर की जो लेंथ है, वायर की जो लेंथ है वो क्या है, छोटी है। इसमें होगा क्या कि आपके पास जो लेंथ ऑफ द वायर है वो लंबी होनी चाहिए। अगर वो लेंथ ऑफ द वायर लंबी होगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस को टाइम मिल जाएगा उस करंट को रोकने का, और करंट को एक लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी क्या करने के लिए, अपने पाथ को कवर करने के लिए। तो ओवरऑल इस एग्जाम्पल के बेसिस पे हम ये मान के चल सकते हैं कि वायर जितना लंबा होगा रेजिस्टेंस को उतना ही टाइम मिलेगा क्या करने के लिए, करंट को अपोज करने के लिए, क्योंकि वही तो उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि R जो है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है लेंथ भी ज्यादा ही होगी, और अगर लेंथ कम होती है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, अगर वायर का कम हो जाएगा। ये सबसे पहला फैक्टर और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि रेजिस्टेंस जो डिपेंड करती है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करती है जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। अगर करंट जो है वो एक छोटी वायर से फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस उसमें क्या होगा, कम होगा, और अगर लेंथ जो है उस कंडक्टर की बहुत ज्यादा है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, पहला फैक्टर ये हुआ। दूसरा फैक्टर जो आपके पास आता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है एरिया ऑफ द कंडक्टर। इसको भी हम एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। गांव में सबने ट्यूबवेल देखे होंगे, गांव में तो जो ट्यूबवेल लगे रहते हैं इसमें खेत में पानी जाता है, हाँ वही उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। अब उसमें देखिए क्या होता है, आप इसका जवाब खुद देंगे मुझको। अब इसमें देखिए क्या होता है, सपोज मैंने आपको 2 पाइप दे दी है, ठीक है, अब उनमें से पानी आएगा। एक है वो ट्यूबवेल वाला पाइप जिसके अंदर से कुएं से पानी आके सीधा ट्यूबवेल में गिरता है, ठीक है, और दूसरा आपका वाटर पाइप जिससे आप घर में अपने आंगन में या फिर क्यारियों में पानी देते हैं, वो छोटा सा वाटर पाइप होता है जो। अब उन दोनों में से पानी आ रहा है और वो पानी है करंट। ये जो आपकी उंगली है जिससे आप पानी दूर पहुंचाते हो, है ना, वाटर पाइप से, वो आपने वहां पे लगानी है, और ये होगा आपका रेजिस्टेंस। अब आप ये बताइए कि अगर आप वाटर पाइप पे लगाते हैं, वाटर पाइप जो है उसमें अपनी उंगली लगा दें तो ज्यादातर पानी रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है। और अगर वही उंगली आप ट्यूबवेल वाले पाइप में लगाएंगे तो क्या पानी रुकेगा, ज्यादा पानी रुकेगा या कम पानी रुकेगा? ऑब्वियस सी बात है कि वो पानी क्या होगा, बहुत ज्यादा कम अमाउंट में आपकी उंगली से रुकेगा, ना के बराबर रुकेगा। तो दोनों में चेंज क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तरीके से वाटर पाइप जो है उसकी थिकनेस जो है, मतलब उसका जो एरिया है वो बहुत ही छोटा होता है, तो आपकी फिंगर जो है वो रेजिस्टेंस का काम करके उसको रेजिस्ट कर देती है, यानी कि उसको जो पानी है उसको ब्लॉक कर देती है, ठीक है, एक तरीके से करंट ब्लॉक कर देगा। और अगर ट्यूबवेल का जो पाइप है उसका थिकनेस ज्यादा होता है, एरिया ज्यादा होता है, तो क्या होता है वहां पर आपका जो फिंगर है वो रेजिस्टेंस क्या है, एक तरीके की बहुत कम है, जिसकी वजह से सारा करंट फ्लो हो जाता है। तो यहां से आपको ये स्टेटमेंट बनाने को मिलती है कि अगर एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, रोकने के लिए कम जगह मिलेगा उसको, मतलब रोक नहीं पाएगा क्योंकि जगह बहुत ज्यादा है, करंट को फ्लो होने के लिए बहुत बड़ी जगह मिली हुई है। और अगर एरिया बहुत छोटा है तो रेजिस्टेंस अपने आप ही ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे ये केस क्या है, उल्टा है। तो उल्टे में आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं करते, उल्टे में आप क्या कर देते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि उल्टा। 1/, का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली और डायरेक्टली का कोई अलग से साइन नहीं होता, साइन दोनों का प्रोपोर्शनल का यही होगा। डायरेक्टली है तो सामने सामने यूनिट्स आएंगी, इनवर्सली है तो ऊपर नीचे आएंगी 1/, में, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू 1/A, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा एरिया उतना ही कम, और एरिया जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ही कम, ठीक है। ये दो जो फैक्टर हैं ये बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपको पता होने चाहिए कि किस तरीके से रेजिस्टेंस इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तीसरा जो है आपका वो है नेचर ऑफ मटेरियल, कि किस मटेरियल से आपका कंडक्टर बना है, कौन सी वायर है, एंड डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस होता है। एंड फाइनली जो आपका आता है, ये दोनों जो है एक तरीके से इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस जो आएंगे वो इन दोनों के बेसिस पे आएंगे, क्योंकि इन दोनों के बेसिस पे क्वेश्चन क्यों आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये दोनों चीज है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जितना कम होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। सो बेसिकली दीज टू फैक्टर्स आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट हाँ क्योंकि मैं कह रहा हूँ आपको ये दो फैक्टर्स का होना, आप पता होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये
Number one, length of the conductor, and number two, area of the conductor are the two factors that are very important on deciding whether the resistance will be high या फिर वो क्या होगी, कम होगी. ठीक है. आई होप आपको ये फैक्टर जो हैं समझ आए होंगे. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पे जंप कर जाएंगे. ठीक है. इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में क्या है, आपका सिंबल्स बनाएंगे हम, क्योंकि आपको क्या है, अब न्यूमेरिकल करने हैं. इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो न्यूमेरिकल प्रेजेंट है आपको हमें वो करने हैं. तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है, और रेजिस्टेंस, रजिस्टर, रियोस्टेट क्या होता है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कॉम्बिनेशन से एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनता है. जब तक आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं पता होगा तब तक हम कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस, सीरीज के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस हम नहीं कर पाएंगे. तो आई होप आपको आज का ये पूरा फैक्टर्स जो है वो समझ आया होगा. नेक्स्ट वीडियो इसी के बाद कनेक्टेड है और उसमें हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनके सिंबल्स के बारे में बात कर रहे हैं. आप अच्छे से उन सिंबल्स को देखिए, रिवाइज कीजिए, खुद ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कीजिए, और देन हम उसके बाद डायरेक्ट चलेंगे अपने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस पे. आज के लिए इतना ही. आई होप आपको समझ आया हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.